उत्पादन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में उत्पादन और लागत के बारे में पढ़ा है। तो कोई भी उत्पादक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन इसलिए करता है ताकि उससे इनकम ले सके, और इनकम कैसी होगी उसके उसको लागत का पता करना होता है कि कितना खर्चा हो रहा है। तो इन सब के बाद जब लागत का पता चल जाता है तो उत्पादक क्या करता है, जो भी लागत है उसमें से कुछ पैसा बढ़ा के ताकि उसको लाभ मिले उसको बाजार में उसको बेचता है। जिस रेट पर उसको बेचता है और बेचने से जो कुछ भी उसको मिलता है उसको हम बोलते हैं आगम, रेवेन्यू। ठीक है, इसको दूसरे अर्थों में बोलते हैं संप्राप्ति, कि बेचने से जो पैसा मिला। यही सब कुछ आकि एक उत्पादक को बेचने के बाद क्या मिल रहा है, तो वो बेच कैसे रहा है, उसके पीछे का नियम क्या है, वो संतुलन कब स्थिति में होता है, इन सब चीज़ को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि बेचने से उत्पादक को जो मिलता है जिसको आगम कहते हैं वो क्या है, आगम की अवधारणाएं क्या है, हम इसकी अवधारणाओं की बात करेंगे, इसके अर्थ की बात करेंगे, क्या होता है रेवेन्यू, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो हमें समझना है कि आगम यानी कि संप्राप्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, आखिर है क्या? आगम मतलब जो आ रहा है, आगम को ही आय बोलते हैं और इसी को हम संप्राप्ति के नाम से भी जानते हैं। एक बिजनेस का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और किसी भी बिजनेस को, व्यवसाय को, उत्पादक को लाभ तभी मिलेगा जब वो वस्तु या सेवाओं को बेचेगा, जिसकी बिक्री करेगा, क्योंकि बिना बेचे तो पैसा आएगा नहीं। जो पैसा आ रहा है बेचने के बाद वही इनकम है, और उसी इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं, और उसी को हिंदी में आगम बोलते हैं, या संप्राप्ति बोल लो या आय बोल लो, एक ही चीज़ है। मतलब साफ है, आगम का अभिप्राय उस विक्रय राशि से है जिसे फर्म अपने उत्पादनों को बेचकर प्राप्त करती है। डूले ने कहा है कि एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्ति है। अगर आपने कुछ भी बाजार में बेचा, मान लीजिए आपके पास 5 बुक है, 5 बुक को आपने 100 रुपये के हिसाब से बेचा तो और आपको मिल गए 500 रुपये, तो ये 500 रुपये आपकी आय है, लाभ नहीं आय है, क्योंकि लाभ क्योंकि इस 500 रुपये में किताब की जो लागत भी तो शामिल है। हम केवल आगम की बात करेंगे, बेचने से जो मिला लाभ तो तब मिलेगा ना जब उसको में से हम लागत को घटाए, क्योंकि आगम की गणना लाभ के लिए आवश्यक है। अगर हमने बुक को 500 में बेचा और उस बुक को हमने जो है 350 में खरीदा था, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और हमारा मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, लाभ कमाना होता है। इसका मतलब होता है लाभ की गणना करने के लिए आगम और लागत यानी कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों का होना जरूरी है। कॉस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आगम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आगम सीधी से होता, आगम जितना ज़्यादा होगा, रेवेन्यू जितनी ज़्यादा होगी, लाभ की प्राप्ति की भी आशा उतनी ही ज़्यादा होती है। हालांकि लाभ का होना लागत पर भी डिपेंड करता है, लागत जितना कम और आगम जितना ज़्यादा तो लाभ भी उतनी ज़्यादा। मान लो हम पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन उसको उत्पादन करने के लिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा, तो लाभ कम होगा। तो ऐसे में जब हम आगम की अवधारणाओं की बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, किसकी, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो इसके 3 अवधारणाएं हैं। कुल आगम, टोटल रेवेन्यू, TR बोलते हैं, सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, MR बोलते हैं, और औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, AR बोलते हैं। तो 3 प्रकार के आगम हैं यहाँ पर। तो जब इन आगम की बात कर लेते हैं तो डिटेल से सबसे पहला आता है कुल आगम। कुल का मतलब होता है टोटल, मतलब सारा जितने भी बिक्री की इकाइयाँ हैं, हमारे पास वस्तु की जितनी भी इकाइयाँ, जितने भी यूनिट्स है जिसको हमें बाजार में बेचना है, तो बिक्री की सभी यूनिट को बाजार में बेचेंगे। जिस कीमत पर बेचने के बाद जो कुछ भी मिला उन सब का सम टोटल कुल आगम होता है। अगर आपके पास 100 किताबें हैं, 100 की 100 किताबों को बाजार में बेच दिया, तो बाजार को बेचने के बाद उसको टोटल जो भी अमाउंट आपको मिला है ना, वही आपका कुल आगम है।
कुल आगम बोलिए, कुल आय बोलिए या कुल संप्राप्ति बोलिए, एक ही चीज है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि कहीं कहीं इसको संप्राप्ति भी लिखा जाता है, कुल संप्राप्ति, और कहीं कहीं इसको कुल आय भी बोला जाता है। तो एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है, बस सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। तो किसी फर्म की कुल आगम वस्तु की एक कीमत, प्रति इकाई कीमत, उसकी बिक्री की गई कुल इकाइयों की गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब आपने जितने भी वस्तु की इकाइयां बेची और उस वस्तु को जिसकी कीमत पर बेची, तो वस्तु की बेची गई मात्रा और वस्तु की प्रति इकाई कीमत को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें प्राप्त होता है कुल आगम। मान लीजिए आपने किसी वस्तु की एक इकाई को 10 रुपए में बेचते हैं और एक उसकी 500 इकाइयों को बेच दिया, तो ऐसे में आपका जो कुल आगम होगा, एक इकाई की कीमत 10 रुपए और बेची अपने 500 इकाइयां, इसका मतलब होता है आपको कितने रुपए मिले? 5000। तो इस 5000 रुपए को हम कुल आगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहीं पर अगला आता है सीमांत आगम। सीमांत का मतलब होता है एक ज्यादा या एक कम, यानी कि परिवर्तन का होना। पहले हमने जितना बेचा था उससे एक ज़्यादा इकाई अगर बेचा, तो एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले ये हो गया क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी की बेचा था, दोनों से मिले हमें 150 रुपये, ये हो गया टोटल। उसके बाद हमने 3 बेचा और 3 से बेच के हमें मिला है 210 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि इस तीसरे वाले से कितना मिला? 2 से मिला 150 और 3 से मिला 210, यानी कि तीसरे वाले से मिला हमें 60। तो इस 60 को बोलेंगे हम सीमांत आगम, जिसकी गणना इस फार्मूले से निकालते हैं, या फिर इसके लिए एक और फार्मूला लगा दिया जाता है, दैट इज डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। मतलब साफ है कि सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तन की दर को बताता है कि एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है, या फिर एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसी को सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है औसत आगम। औसत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू, वस्तु की प्रति इकाई कीमत, जो भी एवरेज कॉस्ट आता है, जितनी भी इकाइयां बेची और सभी इकाइयों को बेची की मात्रा से भाग कर देते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है भाई औसत आगम है। और औसत आगम मतलब प्रति इकाई कीमत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रति इकाई कीमत या प्रति इकाई आय। तो ऐसे में वस्तु की कीमत और उसका औसत आगम दोनों ही सेम होता है। क्या होता है? सेम। मान लीजिए ये वस्तु की बेची गई इकाइयां हैं और उससे प्राप्त होने वाला कुल आगम है। एक इकाई बेचा तो 30 रुपये मिले, 2 इकाई बेचा तो 60 रुपये मिले, 3 इकाई बेचा तो 120 रुपये मिले। तो ऐसे में अगर हम औसत आगम की बात करेंगे तो 30/1 यानी कि 30 रुपये, 60/2 यानी कि 30 रुपये, 120/3 यानी कि 40 रुपये। तो ये है प्रति इकाई कीमत और इसी को बोलते हैं औसत आगम। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया, तीनों एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन एक छोटा सा बनता है कि औसत आगम को मांग वक्र क्यों कहते हैं? औसत आगम को ही मांग क्यों कहते हैं? औसत आगम का मतलब हमने वस्तु को प्रति इकाई कीमत में बेचा। तो ध्यान रखना, आपने जिस कीमत पर वस्तु को बेचा, सामने वाला यानी कि जो खरीदार है, जिसको उपभोक्ता कहते हैं, तो यहाँ पर बात होती है उत्पादक वस्तु को बेचता है तो सामने उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदता है। एक उत्पादक अगर वस्तु को 10 रुपए में बेचेगा तो उत्पादक भी 10 रुपए में पेमेंट करेगा। तो उत्पादक ये बेच रहा है, उसको जो प्राप्त होगा उसके लिए आगम है, और उपभोक्ता बेच रहा है तो खरीद रहा है, उसके लिए व्यय है, और व्यय ही मांग है। मतलब आगम यानी कि औसत आगम को ही इसी कारण से हम मांग वक्र कहेंगे। और मांग वक्र और वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि कीमत ज़्यादा होगी, उपभोक्ता कम खरीदेगा।
ठीक है। तो क्योंकि विक्रेता वही प्राप्त होता है जो क्रेता भुगतान करता है, इसलिए प्रति इकाई आगम और प्रति इकाई कीमत एक ही बात है, और प्रति इकाई आगम को ही मांग वक्र के नाम से हम जानते हैं। ध्यान में रखना, यानी कि औसत आगम ही कीमत है और कीमत ही एक उपभोक्ता अदा करता है, इसलिए वही मांग है। अब आगम वक्र बाजार के अनुसार बदलता रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अलग हो गया, ठीक है, और एकाधिकार बाजार में अलग प्रकार से होता है, और दूसरा होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अनगिनत विक्रेता यानी कि बेचने वाले और अनगिनत क्रेता यानी कि खरीदने वाले यानी कि उपभोक्ता मौजूद होते हैं। इस बाजार में किसी एक क्रेता किसी एक विक्रेता की एकल या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से इस बाजार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे में जब किसका हस्तक्षेप इस बाजार में कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे में इस बाजार में वस्तु की कीमत हमेशा कैसी रहती है, एक समान बनी रहती है, जिस कारण से यहाँ पर जो आगम वक्र बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, यानी कि यहाँ पर औसत आगम और सीमांत आगम दोनों ही एक समान होते हैं, और ये दोनों ही एक्स एक्सिस के समानांतर होते हैं, जिसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार। क्योंकि औसत आगम ही हमारा मांग वक्र है, तो इस बाजार में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती हैं। मांग वक्र पूर्णतः उस प्रकार से लोचदार होती हैं और दोनों हमेशा एक समान होते ही, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता में इसको सोच करेंगे तो ये हो गया कुल आगम, और ये हो गया सीमांत आगम, और ये हो गया प्रति इकाई। क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो औसत आगम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु हमारा जो कुल आगम होता है वो सीधा ऊपर की ओर इस तरह से बढ़ता हुआ होता है इस बाजार में। जबकि जब हम एकाधिकार बाजार की बात करते हैं, एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, वही बाजार है, वही सब कुछ है, कीमत का निर्धारण भी एकाधिकार खुद करता है, इसलिए इसका नाम है एकाधिकार। एकाधिकार तो एकाधिकार जब अकेला ही बाजार है तो अपनी मन मर्जी तरीके से वस्तु की कीमत को वो निर्धारित करने का तय, तो वस्तु की कीमत को वो तय कर सकता है। लेकिन अगर कीमत ज़्यादा कर दिया तो खरीदार खरीदेंगे नहीं, कि उपभोक्ता तो अपने हिसाब से खरीदेंगे ना, उपभोक्ता का नियम ही है कम कीमत पर ज़्यादा खरीदता है। तो एकाधिकार लाभ कमाने के लिए वस्तु की कीमत अधिक तो कर सकता है, लेकिन वस्तु ज़्यादा बेच नहीं पाएगा क्योंकि सामने वाला खरीदेगा नहीं। ऐसे में एकाधिकार की स्थिति में मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग की मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। तो ऋणात्मक संबंध होने के कारण ही एकाधिकार की स्थिति में मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार से नीचे गिरता हुआ होता है। यहाँ पर होता है MR और ये हो जाता है AR, ठीक है, क्योंकि आप कीमत ज़्यादा करोगे तो सामने वाला खरीदेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो है यहाँ पर। अब इसी में ही एक पॉइंट आता है, कुल आगम और सीमांत आगम में संबंध स्पष्ट कीजिए। कुल आगम और सीमांत आगम दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुल आगम से सीमांत आगम की गणना की जा सकती है और सीमांत आगम से कुल आगम की गणना की जा सकती है, आपस में जोड़ देंगे तो यहां पर सिंपल सी बात है कि कुल आगम पहला पॉइंट है, यदि MR बढ़ रहा है तो TR भी बढ़, अगर मान लो MR बढ़ रहा है, ये MR है, तो हमारा कुल आगम बड़ी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ेगी। लेकिन अगर MR यानी कि सीमांत आगम घट रहा है यानी कम हो रहा है इस तरह से, तो हमारा कुल आगम की बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। और वहीं पर अगर सीमांत आगम शून्य हो जाता है तो हमारा कुल आगम स्थिर हो जाता है। वहीं पर अगर MR ऋणात्मक हो जाए, नीचे हो जाए, तो कुल आगम में कमी होने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब जिस पॉइंट पर हमारा सीमांत आगम 0 होता है, उस पॉइंट पर हमारा TR यानी कि कुल आगम अधिकतम होता है, सर्वोच्च होता है। इस प्रकार से जहां पर सीमांत आगम कम होना यानी कि माइनस में शुरू हो गया, हमारा कुल आगम गिरना शुरू हो जाता है, घटना लग जाता है। तो एक पॉइंट आता है एक और, औसत आगम और सीमांत आगम के बीच में क्या संबंध है। औसत आगम और सीमांत आगम के बीच में संबंध को अलग अलग बाजारों में दर्शाएं।
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दोनों ही बराबर होते हैं। वहीं पर अगर एकाधिकार बाजार की बात करते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो वहां पर औसत आगम सीमांत आगम से ज्यादा होता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, सीमांत आगम हालांकि हमारा ऋणात्मक यानी माइनस में जा सकता है, लेकिन औसत आगम कभी भी माइनस में नहीं जा सकता कि वस्तु को हम अपने घाटे में थोड़ा ना बेचेंगे, तो वस्तु की कीमत कम हो सकती है लेकिन कभी भी माइनस में नहीं जा सकती। अब हालांकि एग्जाम में कभी कभी टेबल फिल करने के लिए भी आपसे कहा जाता है इस तरह से, वस्तु की बिक्री की इकाइयां दी हुई है, कीमत है, आपसे कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो अगर इस तरह से कोई टेबल आपके पास है तो ध्यान रखिएगा, कुल आगम की गणना करेंगे, इसकी फार्मूला होता है वस्तु की बिक्री की इकाइयां मल्टीप्लाई बाय प्रति इकाई कीमत, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जा 10 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 18 3 जा 24, 7 4 जा 28, 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 आ गया। वहीं पर औसत आगम की गणना करेंगे तो कुल आगम को बेची गई इकाइयों से भाग कर देंगे, कुल आगम बेची इकाइयाँ 10 को 1 से भाग कर देंगे 10, 8 को 2 से भाग कर देंगे 9, 24 को 3 से भाग कर देंगे 8, 28 को 4 से भाग कर देंगे 7 और 30 को 5 से भाग कर देंगे 6 और 30 को 6 से भाग कर देंगे 5। और ये दोनों को समान है क्योंकि वस्तु की प्रति इकाई कीमत और औसत आगम दोनों ही समान होते हैं। लास्ट में गणना करना है सीमांत आगम, जिसका फार्मूला होता है TRN माइनस 1, मतलब जिस यूनिट का MR निकालना है उस यूनिट के TR को देखना है, ये उसमें से ठीक उसके ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। 10 के ऊपर कुछ है, कुछ नहीं है, तो हमारा सीमांत आगम 10 है। अब 18 के ऊपर 10 है तो ये हो गया 8, 24 के ऊपर 8 है तो ये हो गया 6, 28 के ऊपर 4 है तो ये हो गया 4, 30 के ऊपर 28 है तो ये हो गया 2, फिर हो गया 0। तो ये टेबल फिल, अब टेबल फिल करना अक्सर 3 नंबर में आता है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अगर है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करते, सोशल मीडिया का यूज़ करें, किसी भी तरह से आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। PDF डाउनलोड करना है तो आपको इस लिंक का यूज़ करना है www.theeconomicsguru.com, जहाँ पर आपको मेरे बनाए गए एक वन नोट जैसा मैं पढ़ाता हूँ उससे भी बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको NCERT की बुक्स मिल जाएंगी, सैम्पल पेपर सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको उस वेबसाइट में विजिट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ समय तक उसके बाद वो फीचर ऐड करेंगे जहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।